तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए शरतकालीन गन्ना की वैज्ञानिक बुआई विधि, अधिक फूलों की पैदावार हेतु पॉली हाउस में कार्नेशन की खेती, बायोगैस प्लांट लगाने की तकनीक एवं महत्व पर किसान का अनुभव। प्रदेश में हमारे जो किसान शरतकालीन गन्ना फसल की बुआई करना चाहते हैं और फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल में कम अवधि वाली अंतफसली फसलों की भी बुआई कर सकते हैं। तो गन्ना की बुआई और अंतफसली फसलों की बुआई करते समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अपनाया जाए, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप तोमर। जैसा कि हम देखते हैं कि गन्ने से अधिक उत्पादन लेने के लिए उत्तरी जो भारत है उसमें जो बुवाई का समय है वो दो बार मान के चलते हैं कि जैसे शरदकालीन गन्ने की बुवाई और वसंतकालीन, और कुछ किसान जो करते हैं वो गेहूं काटने के बाद विलंब से बुवाई जिसे कहते हैं। तो इस शरदकालीन बुवाई का जो समय है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर का पूरा महीना, क्योंकि तापक्रम के अनुसार देखें कि जब तापक्रम की जो रेंज है 16 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, वह गन्ना जमाव के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो उसी समय के देखते हुए हम देखें कि शरदकालीन गन्ने की बुवाई में ध्यान रखने योग्य बातें, सर्वप्रथम हम देखें कि जो मिट्टी है वो सबसे उपयुक्त होना चाहिए। तो बुलई दोमट जो मिट्टी मान के चलते हैं, जिसमें जल निकास की भी पर्याप्त सुविधा हो और जल का ठहराव नहीं होना चाहिए, इस तरह की मिट्टी हो। अधिक क्षारीय मिट्टी भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उपयुक्त मिट्टी का चुनाव करें और उसके बाद प्रक्षेत्र की तैयारी करें। प्रक्षेत्र की तैयारी में ये अच्छी तैयारी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी खरपतवार नहीं रहना चाहिए और इसकी ज़मीन की गहराई तक जुताई हो जाना चाहिए, क्योंकि ये गन्ने की जो फसल है लगभग 1 साल तक खेत में खड़ी रहती है। इसलिए ज़मीन की अच्छी तरह से गहरी जुताई करें। एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें और 3 से 4 बार हैरों द्वारा अच्छी तरह खेत को तैयार कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक की। तो खाद उर्वरक की बात है तो हम कहते हैं कि मृदा परीक्षण करा के ही आप संस्तुति अनुसार खाद उर्वरक का प्रयोग करें। आमतौर पर परीक्षण नहीं हो पाता है तो हम कहते हैं कि लगभग 100 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग किया जाए, एवं इसी के साथ साथ 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास का उपयोग करें। इसी के साथ साथ हम देखें कि लगभग 30 किलोग्राम सल्फर की भी आवश्यकता है। तो इस तरह से देखें उर्वरक में हम देखें कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की संपूर्ण मात्रा और सल्फर की मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय कूड़ में डालकर मिला देना चाहिए। उसके बाद बीज की बुवाई करें। इसके बाद जब बुवाई की बात आती है तो हम देखते हैं कि गन्ने में उपयुक्त प्रजाति का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। उपयुक्त प्रजाति में गन्ने में देखते हैं कि 2 तरह की प्रजाति होती है। एक तो शीघ्र पकने वाली जो कि लगभग 10-12 महीने में पक जाती हैं, और एक मध्यम समय से पकने वाली प्रजाति होती हैं जो कि 12 से 14 महीने में पककर तैयार होती हैं। अगेती प्रजातियों में जो अच्छा उत्पादन दे रही हैं इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में, उसमें CO0 238 है, CO0 118 है, कोसे 96 268 है और कोसे 14 24। ये उपयुक्त उन्नत सीड प्रजातियां हैं और अच्छा उत्पादन दे रही हैं। मध्यम समय में पकने वाली जो प्रजातियां हैं उसमें
CO 0241, UP 9530, UP 97 और कोसे 1434। ये उपयुक्त प्रजातियां हैं अच्छे उत्पादन देने के लिए। तो अब बात आती है कि बीज के चुनाव की। जब बीज का चुनाव करें, ध्यान रखें कि बीज अधिक उम्र वाला नहीं होना चाहिए। लगभग 8 से 10 महीने पुराना जो गन्ना होता है वो बीज के लिए उपयुक्त माना जाता है। दूसरा, जो बीज के लिए उपयोग करें गन्ना, वो उस प्रक्षेत्र का नहीं होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा जल भराव हुआ हो या फसल आपकी गिर गई हो। जल भराव नहीं होना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें जड़ें निकल आती हैं, जिससे कि बीज वाली गुणवत्ता है वो उसकी कम हो जाती है। तो इस तरह से जब बीज के लिए चुनाव करें, स्वस्थ होना चाहिए, बीमारी रहित होना चाहिए और कीड़ों का प्रकोप भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से स्वस्थ बीज का चुनाव कर आप बुवाई के लिए उपयुक्त मानें। जो बीज की उपयुक्त मात्रा है या बीज की जो मात्रा लगती है वो लगभग 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। बीज की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूरी है क्योंकि गन्ने में बीमारी लगने के बाद खड़ी हुई फसल में कोई उपचार नहीं होता है बीमारी का। इसलिए बीज को कार्बेंडाजिम नामक फफूंदीनाशी की 200 ग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में घोल बनाएं और उसमें जो गन्ने के 3 आँख वाले टुकड़े जो स्वस्थ होते हैं उन्हें जमाव के लिए अच्छा माना जाता है। उन 3 आँख वाले टुकड़ों को 5 से 7 मिनट उस घोल में डुबो करके बुवाई करेंगे तो एक तो आपका जमाव प्रतिशत बढ़ जाएगा और उसमें बीमारी नहीं आएंगी। तो इस बीज के लिए जो आप बुवाई करेंगे तो आप लाइन से लाइन की दूरी जो 90 सेंटीमीटर बना करके और उसमें बीज की बुवाई करें। इसके साथ देखें कि बुवाई के बाद खरपतवारों की समस्या होती है, उसके लिए गन्ने में एट्राजिन नामक जो खरपतवार नाशी है उसकी 4 किलोग्राम मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर और बुवाई के दूसरे दिन आप छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब देखें कि गन्ने में शरदकालीन में आप अंत्य फसली लेने ज़्यादा लाभदायक माना जाता है क्योंकि पहली बात तो यह है कि इसमें लाइन से लाइन की दूरी अधिक होती है और जब तापक्रम कम होने लगता है नवंबर से, उस समय फसल की बढ़वार भी नहीं होती। इसके साथ देखें कि अंत्य फसली में एक तो क्षेत्र में आलू की फसल ले सकते हैं जिसमें कि हम देखें गन्ने की 2 लाइनों के बीच में एक लाइन आलू की लगाएं। इस तरह से आलू का लगभग 15 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है और हम देखेंगे कि गन्ने का उत्पादन भी हमारा अच्छा मिलेगा हमको और आलू भी लगभग 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन आपको मिल जाएगा। तो ये अतिरिक्त लाभ हो सकता है। इसी तरह से हम देखें गन्ने के साथ में सरसों की बुवाई कर सकते हैं। गन्ने की 2 लाइनों के बीच में सरसों की 1 या 2 लाइन बो सकते हैं जिसमें लगभग 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा और उत्पादन सरसों का अतिरिक्त रूप में हमको लगभग 15-16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से उत्पादन बढ़ाने के लिए आप अलसी या मसूर की भी बुवाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि शरदकालीन गन्ने की बुवाई आप करेंगे तो निश्चित है कि एक तो जो अन्य समय पे आप बुवाई करते हैं उसकी तुलना में आपको अधिक से अधिक उत्पादन लगभग 25 से 30% अधिक मिलता है। फूलों की खेती एक नकदी फसल होने के कारण अधिकतर किसान इसे अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसीलिए प्रदेश में हमारे जो भी किसान पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें अधिक और गुणवत्ता युक्त पैदावार लेने के लिए कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना चाहिए, इसके विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रैना। आज के इस बदलते परिवेश में और बदलते मौसम में खेती करना एक चुनौती सा हो गया हुआ है और हमारा चंबा जिला भी इससे अछूता नहीं है। मौसम की मार भिन्न भिन्न रूप में, कभी ओले में, कभी वर्षा में, कभी तेज़ गर्मी की या कई बार सूखे की मार से किसान लोग जो हैं त्रस्त रहते हैं। तो इन सब से इनको पार पाने के लिए बढ़िया एक उपाय है कि हम सुरक्षित खेती करें। सुरक्षित खेती माने कि पॉली हाउस की टेक्नोलॉजी को अपनाएं और उसके अंदर हम भिन्न भिन्न खेती करें। हमारा चंबा जिला जो 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो आज हम क्षेत्र 2 में खड़े हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 500 से लगभग 1200 मीटर तक है। ये पहाड़ीदार क्षेत्र है और इसमें हम
सुरक्षित खेती बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारे इस क्षेत्र में कई लोगों ने पॉली हाउस लगा करके रखे हैं, तो मैं उन किसानों को जानकारी देना चाहता हूं कि कार्नेशन की खेती इस जगह पर बहुत ही उत्तम है, जो कि बहुत लाभदायक भी है। सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दें तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना। कार्नेशन लगाने का समय हमारे इस इलाके में जनवरी से मार्च तक का है। ये कटिंग रूटेड कटिंग जो है, जड़दार कटिंग्स आपको मिल सकती है। पॉली हाउस को अच्छी तरह से तैयार करें, मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करें और 1 मीटर की क्यारी हो तो उसमें आप कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर दूर पंक्ति से पंक्ति और 10 से 15 सेंटीमीटर दूर पौधे से पौधा अंतर रख करके इन कटिंग्स को लगा दें। महीने के बाद आप इस कटिंग को ऊपर से पिंचिंग कर लें, 1 सेंटीमीटर तक ऊपर से निकाल लें और 3 से 4 जो ब्रांचें हैं वो जाने दें। इसके सहारा देने के लिए हमें जाली भी लगानी पड़ती है, तो 3 स्टेप वाली जाली जो है 10 बाई 10 सेंटीमीटर के जिसमें छेद हो मान लो, वो उसको लगाएं ताकि पौधे को उचित सहारा जो है मिल सके। प्रतिदिन इसको आप ड्रिप इरिगेशन से पानी दें और हफ्ते में कम से कम आप एक बार 2.24 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप 19-19-19 के मिक्सचर का खाद का ड्रिप में ही प्रयोग करें। कार्नेशन का जो पौधा है ये रोगों के लिए और कीटों के लिए भी काफ़ी संवेदनशील है। इसमें कई फफूंद जनित रोग आते हैं जो फ्यूजेरियम, वर्टिसिलियम में फंगस मिट्टी में ही होती हैं और जब हम लगाते हैं तो इसको सुखा देती हैं। इनका आप अच्छी तरह से निदान करें। बेबिस्टीन और डाइथेन का घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि इन बीमारियों को आप रोक सकें। कार्नेशन में यदि आपका 500 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है तो कम से कम आपकी 15 से 20 हज़ार जो है कटिंग्स लग जाती हैं और ये जब इसमें फूल, ये फसल 3 साल तक चलती है और इसके जब आपके 60 से 80 सेंटीमीटर तक डंडी बन जाए और उसमें फूल लग जाए तो आप उसको तोड़ सकते हैं। ये फूल जो है पेंट ब्रश स्टेज पर होना चाहिए और उनको एक कलर के फूल का बंडल बना करके आप मार्केट में भेज सकते हैं। तो 500 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस हो तो कम से कम एक फसल में आपका 50 हज़ार तक जो डंडियाँ या फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप 2 रुपये भी बेचते हैं तो 1 लाख रुपया आप नगद जो है उससे कमा सकते हैं। किसान भाइयों, कार्नेशन का पौधा संभालना और चलाना जो है बहुत ही आसान है और एक लाभदायक है। आजकल फूलों की डिमांड प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूं कि कार्नेशन की खेती जो है आप अपनाएं और यदि अधिक जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप चाहिए हो तो आप कृषि विज्ञान केंद्र चंबा में आकर के संपर्क कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुल्क की आबादी का 15% हिस्सा आखिर तरक्की के मैदान में क्यों रह गया पीछे? सुनहरे माजी का गवाह, लेकिन आज है पिछड़ेपन का शिकार। शिक्षा, रोजगार, तरक्की और सुरक्षा जैसे मुद्दों से आज भी है दो चार। सरकारों ने वादे तो खूब किए, लेकिन वादों से नहीं सुधरे अकलियतों के हालात। अधूरे ख्वाब के जरिए ईटीवी ने की अल्पसंख्यकों के मुद्दों को आवाज देने की संजीदा कोशिश। देखिए सरकारों के वादों और अकलियतों के हालात की सच्चाई बयां करता प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज के इस आधुनिक युग में हम भले ही चाहे जितनी भी तादाद में अनाज या फिर सब्जियों का उत्पादन कर लें, लेकिन उसे पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती ही है, जिसके लिए हमारे किसान जंगल की लकड़ियों पर निर्भर रहते हैं, जिसकी आजकल बहुत किल्लत है। या फिर एलपीजी गैस सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो कि काफी महंगा है। इसीलिए आज हम आपको अपने घर में बायोगैस प्लांट कैसे लगाएं, इस बारे में जानकारी दिलाएंगे एक प्रगतिशील किसान भविष्य कुमार से। किसान भाइयों, तो आज हम बात करते हैं कि बायोगैस को हम अपने घर में कैसे लगाएं। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी है, जिसमें कृषि विभाग भी इसके लिए कुछ लोगों की मदद करता है। तो मैंने भी जब सुना तो मैं भी विभाग के पास संपर्क में आया और मैंने भी बायोगैस लगाने का अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। सबसे पहले तो हमें अपने जहाँ पे हमारा किचन हो उससे 100 मीटर के दायरे में एक खड्डा तैयार करना पड़ता है, जिसकी नीचे 8 फुट डूंगा 8 बाई 8 का एक खड्डा तैयार किया जाता है। उसमें मटेरियल ऐसे है कि नीचे पत्थरों से मिलाया जाता है, ऊपर उसके ईंटें लगाई जाती है, 400-500 ईंट ऊपर हमारी लगती है। और जब हम गोबर डालेंगे तो यहाँ से गैस चलेगी और हमारी सीधे किचन में पहुँच जाएगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम की इनपुट की। जो इसमें 3 खाने होते हैं इसके, एक इनपुट, एक आउटपुट और एक सिलेंडर। तो जब हम सिलेंडर में गोबर कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए आओ बात करते हैं। जो इनपुट का हमने ये बनाया हुआ है, इसमें 4 बाल्टी गोबर की सुबह डाल दो और 4 बाल्टी इसके अंदर पानी की डाल दो और इसको मिलाओ। ये थोड़ा पतला सा होना चाहिए, ऐसे बहुत गाढ़ा ना हो जैसे अंदर जाने में से कोई दिक्कत ना हो। जब हम इसमें गोबर डालते हैं, 4 बाल्टी गोबर की डाल दी, 4 पानी की डाल दी, उसका घोल बना के हमने इसको ढक्कन को निकाला और वो सीधा अंदर जाना चाहिए। उसके बाद इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा बना के धो धा के साफ़ कर देना चाहिए। कि हम इनपुट में जो गोबर डाला वो बाहर कैसे आएगा, उसके लिए एक हमने ये आउटलेट बाहर बनाया हुआ होता है, जिसके बीच में ऐसे गोबर होकर हमारा बाहर निकलता है। फुट से हमारा गोबर सीधा सिलेंडर में जाएगा, सिलेंडर से हमारी गैस बनेगी, वो सीधी हमारी रसोई में जाएगी, हमारे सिलेंडर से गैस अंदर चले जाएगी और जो उसका वेस्ट होगा वो सीधा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने से इसमें एक बहुत अच्छी कंपोस्ट खाद जो है तैयार हो जाती है, जो हम खेतों में डालते हैं। इससे हमें
बहुत फायदे हैं। जैसे खेतों में इसको डालेंगे तो बहुत अच्छी खाद का काम देती है। जैसे हम दूसरी खादें यूज करते हैं उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है और इससे फसल जो है बहुत अच्छी होती है। अपने घर में जरूर लगवाना चाहिए, इससे हमें कई फायदे होते हैं। जैसे कि जो हमारा गोबर है वो खेतों में जाता है तो खेतों में भी 6 महीने के बाद उसकी खाद तैयार होती है, उससे पहले वो खेतों को खराब करता है। तो इसके लिए जब हम इसमें गोबर को यूज़ करते हैं और उससे जो गोबर निकलता है वो हमारा 15-20 दिन में ही 40-45 दिन के अंदर अंदर ही हमारी जो खाद जो अच्छी तैयार हो जाती है, जिसको खेतों में डालने से खेतों की उपज बढ़ती है और ज़मीन को बहुत उपजाऊ करता है। जो जैसे हम केमिकल नाइट्रोजन यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उससे हमें बचत हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के मिनरल होते हैं। तो नंबर 2, इससे हमारा चूल्हा चल पड़ता है। चूल्हा जैसे हमने गैस सिलेंडर लेना है, आज एक में 1000 रुपये का सिलेंडर आता है, तो वो हमें नहीं लेना पड़ेगा, उसकी हमें बचत हो जाएगी। खाना बहुत अच्छा बनेगा अंदर जाके, कोई इसका खतरा नहीं है, बहुत आसानी से वो चलती है और आसानी से वो ख़त्म हो जाती है। और हमारे जो है प्रदूषण से भी बचत हो जाती है, धुआं नहीं हमारी आंखों को लगता है। और ऊपर से सरकार भी इसके लिए बहुत सहयोग दे रही है। इसमें 50% आधी रकम सब्सिडी में वो दे देती है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। कि एक तो होता है कि हम बीज के मतलब से मटर लगाते हैं। अगर कृषक बंधु जो हम आपको बता रहे हैं कि आप सब्जियों के रूप में मटर लगा रहे हैं, इसका जो आर्थिक लाभ है वो बहुत ज़्यादा है। जो ये जो मटर है इसमें पूसाश्री जो प्रजाति है, वैरायटी है, ये IRI पूसा से निकली वैरायटी है। इसकी खासियत ये है जो उकटा रोग लगता है मटर में उसके लिए प्रतिरोधी है। दूसरा, ये 48 से 52 दिन में फलियां आना शुरू हो जाती हैं और ये करीब 5 टन तक प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। चूँकि नई प्रजाति है, अभी लोगों को जानकारी कम है, इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो मटर की खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती है, किंतु बलुई दोमट मिट्टी में जिसमें जल का निकास अच्छा हो उत्तम होती है। भूमि का pH मान 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अब बात आती है भूमि की तैयारी की। तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाकर भूमि को समतल बनाएं। बुआई करने से पहले जो आप जानते हैं, जब हम खेत तैयार करते हैं तभी हमें खेत में खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो खाद के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, खाद के रूप में 25 से 30 कुंटल आप FYM गोबर की सड़ी हुई खाद, दूसरा 30 किलो नाइट्रोजन, 40 से 60 किलो फास्फोरस और करीब 40-50 किलो
पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। इसका प्रयोग आप जब करें जब आप खेत को तैयार कर रहे होते हैं। इन सबको खेत में डालने के बाद ही हम अपना इसको बुआई करें। किसान भाइयों को बीज बोने से पहले ये ध्यान देना है कि हम अपने बीज को उपचारित करें। उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम या कैप्टान 2 दवा हैं जो 2 ग्राम प्रति केजी सीड को उपचारित करने के लिए पर्याप्त हैं। उससे उपचारित करने के बाद ही बीज को बोएं। ये हमारी फफूंदीनाशक जो बीमारियां हैं उसको रोकने में सहायक होती है। 25 से 30 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के लिए हमें इसके लिए पर्याप्त होता है कि मटर के लिए जो हम सब्जी के लगाते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि हम कितनी दूरी पर लगाएं। तो इसमें जो दूरी है 40 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। उस आधार पर इसकी बुआई करना बहुत लाभकारी होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम खर्च और कम समय में मूली की फसल से किसान ने लिया अच्छा उत्पादन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।